सब्सक्राइब कीजिए IIS स्टडी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप भारद्वाज आज के इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं तुलसीदास के जीवन परिचय। देखिए 10th क्लास हो, 9th हो, 11th हो, 12th हो, तो तुलसीदास का जीवन परिचय हर क्लास में पूछा जाता है और स्पेशली हम 10th क्लास को टारगेट कर चल रहे हैं यहाँ पर। तो हम्बल रिक्वेस्ट, वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करना। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बात करते हैं तुलसीदास के बारे में। देखिए, अगर तुलसीदास के बारे में बात की जाए, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में 1532 ईस्वी में हुआ था। फिर से रिपीट कर रहा हूं, तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में एक जिला है बांदा और वहां एक गांव है राजापुर गांव। और अगर सन की बात की जाए तो 1532 ईस्वी कह सकते हैं या 1520वीं सन में क्या हुआ, उनका जन्म हुआ। कुछ विद्वान उनका जन्म सोरो जिला एटा भी मानते हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, राजापुर तो उनका जन्म स्थान माना ही जाता है, यहां पर जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, और उनका जन्म स्थान सोरो जिला एटा भी माना जाता है। पॉइंट क्लियर? तो सोरो एक गांव है और जिला क्या पड़ता है, एटा। लेकिन वहां पर हम जिला देखें तो जिला कौन सा है, बांदा। तो यहां पर दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि बांदा जिले में राजापुर और सोरो जिले की बात करें, जिला एटा की बात करें या सोरो की, तो वो अलग जगह है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, अगर इनके बचपन की बात की जाए, बहुत संघर्षपूर्ण था। संघर्षपूर्ण मतलब इन्होंने काफ़ी मशक्कत की थी। जो भी भाई देखिए, संघर्ष मतलब संघर्ष में व्यतीत हुआ, कुछ भी करते थे संघर्ष करना पड़ता था। और कुछ परिस्थितियां भी ऐसी होती हैं कि हमें संघर्ष करना पड़ता है, तो सेम ऐसे ही तुलसीदास को क्या करना पड़ा, संघर्ष। अब देखिए, जीवन के प्रारंभिक वर्षों में ही माता पिता से उनका क्या हो गया, बिछो हो गया। बिछो का मतलब आप समझते होंगे, इन इंग्लिश डेट इज कॉल्ड सेपरेशन या फिर अलगाव कहेंगे। क्या हो गए, जुदा हो गए। कहा जाता है कि गुरु कृपा से उन्हें राम भक्ति का मार्ग मिला। देखिए, ऐसा भी माना जाता है कि गुरु की कृपा से, गुरु की मेहर हुई तो उन्हें क्या मिला, राम भक्ति का मार्ग मिला। वे मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। एक इंपॉर्टेंट चीज फिर से समझिए, मानव मूल्यों के उपासक कवि थे। राम भक्ति परंपरा की अगर बात की जाए तो तुलसीदास का नाम सबसे ऊपर आता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। और कृष्ण भक्ति की अगर बात की जाए तो सूरदास का नाम सबसे सर्वोपरि होता है या लिया जाता है। ठीक है, सबसे ऊपर आता है। अब देखिए, अब अगले हम पॉइंट की बात करें, रामचरितमानस कवि की अनन्य राम भक्ति और उनके सृजनात्मक कौशल का मनोरम उदाहरण है। रामचरितमानस की अगर बात की जाए, किन्होंने लिखी, तुलसीदास ने। बेसिक सा क्वेश्चन है। कई बार जब आप देखिए 10th के बाद आगे निकलोगे, 11th के बाद या 12th के बाद, तब इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बताइए, जीके का क्वेश्चन भी है, रामचरितमानस किसने लिखा, तो आपका आंसर क्या होगा, तुलसीदास। अब रामचरितमानस में हमें क्या मिलता है, देखिए, रामचरितमानस के अंदर राम मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। किसके, तुलसीदास के जो राम है। रामचरितमानस में जैसा राम के बारे में बताया गया है, वे तुलसीदास के मानवीय मर्यादाओं और आदर्शों के प्रतीक हैं। भाई, इसी राम के माध्यम से तुलसी ने नीति, स्नेह, शील, विनय, त्याग जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। मतलब राम का सहारा लेकर तुलसीदास जी ने क्या किया, नीति, विनय, स्नेह, त्याग, शील जैसे उदात्त आदर्शों को प्रतिष्ठित किया। मतलब उनके बारे में हमें जागरूक किया, स्थापित किया, आप ऐसे कह सकते हैं। मतलब हमें मजबूर किया कि हम भी सोचे राम की तरह। राम ने क्या किया था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए आगे, अगला जो पॉइंट है आपके सामने दिख रहा है, ध्यान से देखिए इधर। देखिए, अब यहां पर रामचरितमानस उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही लोकप्रिय है। देखिए भाई, जो रामचरितमानस है
उत्तरी भारत की जनता के बीच बहुत ही क्या है, लोकप्रिय है। भाई रामचरितमानस के अलावा कवितावली, गीतावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका आदि उनकी प्रमुख क्या हैं, रचनाएं। देखिए तुलसीदास के रामचरितमानस तो है, इसके अलावा गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली भी क्या है, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए यहां पर ध्यान से देखिए, अवधी और ब्रज में उन्होंने इन रचनाओं का निर्माण किया। उन्हीं से क्या पता चलता है, अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। अब क्वेश्चन ये भी आता है कौन सी रचना ब्रज में है और कौन सी अवधी में है। देखिए यहां पर एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में इतना तो आएगा ही नहीं। जहां पर आपको ली पीछे वली वली दिख रहा है, ये ब्रज भाषा में है और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगर आप जब थोड़ा सा आगे बढ़ोगे ना बेटा, तो यहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो वली जहां लगा हुआ इट मीन्स वो क्या है, ब्रज भाषा में लिखी हुई रचना है। एक ट्रिक बताइए मैंने आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। और देखिए इनके अगर मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु नहीं कहूंगा मैं, देहावसान कहूंगा या इनका निधन कहूंगा। 1623 में काशी में उनका क्या हुआ, देहावसान हुआ। मतलब आप समझ गए, निधन हो गया उनका। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए तुलसी ने रामचरित, यहां पर थोड़ा सा सोचना है आपको, ध्यान से देखिए। देखिए इधर तुलसी ने रामचरित की रचना अवधी में और विनय पत्रिका तथा कवितावली की रचना ब्रज भाषा में की है। यहां पर ध्यान से देखिए, जहां पर वली आया तो ब्रज भाषा को बिल्कुल आप लिखेंगे, और विनय पत्रिका बस एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि ये ब्रज भाषा में लिखी गई रचना है। इसके अलावा जहां पर वली है इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रज भाषा। समझ में आ गया ना। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। देखिए हमें बिल्कुल भी इसको रटना नहीं है, समझना है कि तुलसीदास के बारे में पढ़ा रहा हूं तो तुलसीदास मैं हो जाओ। तुलसीदास के बारे में सोचिए, इमेजिन करिए, जितना आप कल्पना करेंगे आपको याद हो जाएगा। बिल्कुल डरना नहीं है तुलसीदास से। अगला देखिए, उस समय प्रचलित सभी काव्य रूपों को तुलसी की रचनाओं में देखा जा सकता है। रामचरित, देखिए रामचरित का मुख्य छंद चौपाई है। पेपर में देखिए यहां ध्यान रखना है, कोई पूछ ले आपसे रामचरितमानस का मुख्य छंद क्या है, चौपाई है। तथा बीच बीच में भाई दोहे, सोरठे, हरिगीतिका तथा अन्य छंद भी मिलते हैं वहां पर। और देखिए अगर विनय पत्रिका की बात करें, ब्रज भाषा में तो है, विनय पत्रिका की रचना गेय पदों में हुई है। कवितावली में सवैया और कवित छंद की छटा देखी जा सकती है। उनकी रचनाओं में प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार के काव्यों का क्या मिलता है, उत्कृष्ट रूप मिलता है देखने को। ठीक है, कहने का मतलब तुलसीदास ने प्रबंध और मुक्तक दोनों प्रकार की रचनाएं की। कवितावली की बात करें तो सवैया और कवित छंद, देखिए छंद होते हैं बेटा, उसमें मात्राएं होते हैं, कुछ वर्णिक छंद होते हैं, कुछ मात्रिक छंद होते हैं। यह भी फिलहाल वो समझाऊंगा तो ये टॉपिक रह जाएगा, फिलहाल आप इसको पढ़ लें, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो छंद भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। और विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई। और अगर इसके पदों की बात की जाए तो कैसे पद हैं, गेय पद हैं। यहां तक समझ में आ रहा है। अब चलते हैं थोड़ा और आगे। देखिए अब आपकी 10th क्लास की अगर बात की जाए तो यहां पर क्या खास बात मिलेगी आपको। देखिए जो भी अंश मिलेगा आपको तुलसीदास का रामचरितमानस का, यहां पर देखिए कौन सा मिला है, बाल कांड से लिया गया है। देखिए रामचरितमानस में कितने कांड हैं, ये भी एक क्वेश्चन है, तो देखेंगे इसका आंसर कौन देगा कमेंट करके। कोई बच्चा पढ़ने वाला है अपने टीचर से पूछना, डिस्कस करना, कहीं भी ढूंढकर आपको इसका आंसर देना है। देखिए बालकांड से लिया गया रामचरितमानस के, जो भी 10th क्लास की मैं फिलहाल बात कर रहा हूं भाई। इसके अंदर क्या है, सीता स्वयंवर में राम द्वारा शिव धनुष भंग होने के बाद मुनि परशुराम को जब यह समाचार मिला तो वे क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे अपने आपे से बाहर हो जाते हैं। देखिए अब सीता के स्वयंवर का दृश्य दर्शाया गया है। भाई राम ने क्या किया, शिव धनुष को तोड़ दिया और परशुराम को समाचार मिलता है वहां, और क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे आपे से बाहर हो जाते हैं, मतलब आग बबूला हो जाते हैं। राम के विनय, ध्यान से देखिए, राम के विनय और विश्वामित्र के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंततः उनका गुस्सा शांत हो जाता है। इस बीच राम, लक्ष्मण,
परशुराम के बीच जो संवाद हुआ है उस प्रसंग को यहां पर प्रस्तुत किया गया है। देखिए, परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण व्यंग्य वचनों से देते हैं। इस प्रसंग की विशेषता है लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्योक्तियों और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति। देखिए प्यारे बच्चों, यहां पर बस आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि जो भी आपकी 10th क्लास है इसमें क्या है, बालकांड से एक अंश लिया गया है रामचरितमानस में। उसमें सीता के स्वयंवर का दृश्य है। राम द्वारा धनुष को तोड़ा जाता है, शिव धनुष को। क्रोधित हो जाते हैं परशुराम, वो देखते हैं कि कैसे इसको तोड़ दिया, तो उसके बारे में ये बताया गया है। फिर जैसे ही धनुष टूटता है कैसे परशुराम को शांत किया जाता है, विश्वामित्र भी समझाते हैं। ठीक है, और इसी बीच राम लक्ष्मण और परशुराम के बीच जो भी संवाद, देखिए संवाद क्या होता है बेटा, जो संवाद मैं आपसे बात कर रहा हूं वो संवाद है, तो इसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन कह सकते हैं। संवाद जो बातचीत होती है उस प्रसंग को इस अंश में बताया गया है जो आप 10th क्लास में पढ़ते हो। समझ में आ रहा है ना। और परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर लक्ष्मण, देखिए परशुराम क्रोध में है लेकिन लक्ष्मण क्या करते हैं, व्यंग्य द्वारा। व्यंग्य क्या समझते हो, कमेंट जिसे कहते हैं। और एक और वर्ड में यूज करना चाहूंगा, सैटायर। देखिए जब आप बाइलिंगुअल पढ़ोगे ना तो नॉलेज बढ़ेगी। जब आप अपने आप भी लिखोगे ना बेटा तो लिखना आ जाएगा। तो क्या करते हैं, व्यंग्य वचनों से उनके उत्तर देते हैं। और इस प्रसंग की जो भी अंश आपकी 10th क्लास में, मतलब जो आप पढ़ेंगे या मैं आपको पढ़ा रहा हूं, लक्ष्मण की वीर रस से पगी व्यंग्य उक्तियों को, जो व्यंग्य उक्तियां हैं और व्यंजना शैली की सरस अभिव्यक्ति को यहां पर दर्शाया गया है। उम्मीद है मुझे सूरदास की तरह तुलसीदास भी आपको समझ में आया होगा। लॉकडाउन से डरे नहीं, कोरोना से आप बचते रहे। बेटा आपकी तैयारी घर बैठे कराई जा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट एंड हैव ए कूल डे। दोस्तों को बताएं, जितना हो सके वीडियो को आप दोस्तों के साथ शेयर करें। और अबाउट माई चैनल में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कोशिश रहेगी मैं आप तक वो पहुंचाऊं, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो और आपको ये फील ना हो कि आप स्कूल से दूर हो। बेटा हम सभी टीचर आपको पढ़ाने में लगे हुए हैं, हमारी सरकार भी आपके लिए काम करती जा रही है। तो हमसे जुड़ें और पढ़ते रहें। थैंक यू।